राधे राधे, नमस्ते, शास्त्री का आप कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अभी इंडियन पॉलिटी का 48 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है, अभी तक हमने जैसे पढ़ा था कि जनजातीय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कमीशन बना है, जो आयोग बना है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अनुसूचित जाति के लिए जो भी आयोग बना है उसके लिए पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति के लिए है वो क्या है। तो चैप्टर का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, 48 चैप्टर है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, देखिए आप सभी को एक बात समझ आ रही होगी क्योंकि आपने अनुसूचित जाति के लिए पढ़ लिया है, आयोग के बारे में पढ़े तो आपको एक बात तो थोड़ी बहुत अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड कुछ चीजें तो वहीं पता चल गई है ना कि बने पहले स्टार्टिंग में ये दोनों साथ में बन गए थे, फिर कुछ समय बाद कुछ संशोधन होकर इनको एक पर्टिकुलर अलग आयोग बना दिया गया, उसके लिए एक अलग आयोग अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए पर्टिकुलर आयोग अलग बना दिया गया है। उसमें क्या है, एक विशेष जाति को देखकर बनाया गया है। वो अनुसूचित जातियों में क्या देखा गया है, जाति पर ज्यादा फोकस किया गया है, जाति के आधार पर वो चीज की गई है। और अनुसूचित जनजाति में एक विशेष क्षेत्र को देख के किया गया है ना, एरिया वाइज किया गया है कि मतलब एरिया मतलब ये कि कितने स्क्वायर फीट में कि वहाँ का वातावरण कैसा है। जनजातीय क्षेत्र ज्यादातर वही क्षेत्र होते हैं जो वनों में रह रहे हो आपके हिसाब से, हाँ जो हमें जो पता है, जो हमारे हिसाब से, सरकार के हिसाब से वो हमें ये पता चलता है कि जो जंगलों में रह रहे हो, है आदिवासी किस्म के लोग होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी, देखिए अनुसूचित जाति के लोग डेवलपमेंट से वंचित नहीं है, उन तक फैसिलिटी को इक्वली नहीं मिल पा रही है, इस बात से वंचित हो सकते हैं, है ना। कि ऐसा तो नहीं है कि कोई फैसिलिटी जाति को देख के दी जा रही है, फैसिलिटी तो सारी दी जा रही है, सभी को दी जा रही है, पर क्या हुआ कि कुछ जगहों पे उनका शोषण किया गया कि तुम्हें ये फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए, तुम इस जाति में आते हो, तुम ये हो, तुम ये हो, उस हिसाब से। ठीक, पर जो अनुसूचित जनजाति की बात है वहाँ एक विशेष क्षेत्र की बात हो रही है, यानी कि वहाँ पे ऐसा भी बोला जा सकता है वहाँ पे सरकार की पहुंच भी इजीली नहीं है, ना ही वहाँ के नागरिकों की पहुंच सरकार तक या बाकी सुविधाओं तक आसानी से नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ का एरिया कैसा होता है जानते हो, वो ज्यादातर पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, है ना, वहीं की औषधि, वहीं उसी से खाना, वहीं इन सब, उन्हें कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, रोबोट, इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, मैकडॉनल्ड्स, है ना, डोमिनोज, पब, बार, ये सब नहीं पता होगा हमें भी, उनको अच्छे जो बाकी बड़े बड़े मंदिर हैं उनके भी आइडिया ना हो, उनके अपने खुद के पेड़ पौधे ही, प्रकृति पूजा ज्यादा बिलीव करते हैं, प्रकृति पूजा ही करते हैं ज्यादातर जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये जनजातीय क्षेत्रों का मतलब है कोई एक विशेष क्षेत्र का, है ना, कि वो उनका रहने का स्थान क्या है, और जो जाति वाला बात है वो स्पेसिफिकली जाति को लेके होता है। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि जब ये बना था अनुच्छेद 338 का के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 338 का के तहत, ठीक है, ये क्या है, ये अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। बस धर्म बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, अनुच्छेद 338 का के तहत ये चीज बनी। ये क्या था, 1990 की बात है जब 65वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, in 1990 65th amendment was done, ठीक है, 65th amendment संविधान संशोधन, ठीक है, के तहत तब लेकिन क्या था, जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों थे, ठीक है, जाति के लिए था, के लिए राष्ट्रीय आयोग था। पर उसके बाद क्या होगा, देखिए 1990 में जो 65th अमेंडमेंट के तहत आयोग बना था वो किस लिए था, वो राष्ट्रीय आयोग था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए ही उसे काम करना था, इक्वली काम करना था। ठीक है, ये कब की बात है, ये 1990 जब 65वां संविधान संशोधन। अच्छा, अब
कुछ समय बाद 1999 में क्या हुआ, 1999 में अनुसूचित जनजाति के लिए एक पर्टिकुलर आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, कब हुआ ये? 1999 में। इसको कितना समय लग गया? इसको लग गया समय 9 साल पूरे। अनुसूचित जनजाति के लिए, याद है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति बहुत ही माइनर और बहुत ही मेजर सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस है। 1999 अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग बना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा? देखिए, आपको सभी को पता है कि जो गर्म हवा होती है ना, वो फिर गर्म ही होती है ना। वो आप ऐसे फूंक मार मार के उसको आप ठंडी नहीं कर सकते हो, है ना। तो यूपीएससी जो है वो एक गर्म हवा है जो बहुत तेज है और बहुत ज्यादा है। आप अगर सोचो इतना सा पढ़ लोगे उससे आप ये ठीक कर लोगे, आपको यूपीएससी सिलेबस कवर हो जाए तो नहीं हो पाएगा। कम से कम 10 बार एक चीज की रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। जितने भी टॉपर्स हैं उनसे पूछ लो कि उन्होंने एक बुक को कितनी बार पढ़ लिया है। ठीक है, तो वही गर्म हवा को जैसे आपकी एक फूंक नहीं ठंडा कर सकती है, उसी तरह यूपीएससी सिलेबस आपके 1 घंटे की क्लास में कवर नहीं हो सकती। यू शुड ऑलवेज रिवाइज योर चैप्टर, यू शुड रिवाइज ऑलवेज योर सिलेबस, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन यू नीड। ठीक है, ध्यान रखना उस बात का। ओके, तो 1999 में अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हुआ? एक अलग सा आयोग बना। ठीक है, ये स्थापना किसकी हुई? जनजातीय कल्याण एवं विकास के लिए, है ना, जनजातीय क्षेत्र के लिए, जनजातियों के लिए हुई। तो जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए हुई है, एक मंत्रालय की स्थापना हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं हुई होगी? आगे बढ़े। ठीक है, अब क्या होगा? 2003 में 89वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, 2003 में क्या होगा? 89वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, 2003 में 89वां संविधान संशोधन होगा। संशोधन होगा यानी कि हुआ। ठीक है, और उसके तहत क्या हुआ? एक नया आयोग दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए, यानी कि जनजाति के लिए, जनजाति और जाति के लिए, अनुसूचित आगे लगा लेना। ठीक है, जाति के लिए बना। इज इट ओके? और 2004 में ये अस्तित्व में आ गया। 2004 में ये आयोग अस्तित्व में आ गया। अस्तित्व में आया। ठीक है, जब आप सोच रहे होंगे कि 1999 में क्या था, देखिए ये एक मंत्रालय बना था। ठीक है, मंत्रालय बना। ठीक है, अब मंत्रालय बना पर क्या हुआ? जिस तरह से काम इसमें होना चाहिए था वो काम यहाँ पे संभव नहीं हो पाया। ठीक है, इतना अच्छे से कार्यप्रणाली संभव नहीं हो पाई। ठीक है, जैसे कि होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने डिसाइड किया 2003 में 89वां संविधान संशोधन लाकर कि यहाँ पर एक नया आयोग बनाते हैं। जो कैसा आयोग होना चाहिए कि अनुसूचित जाति के लिए अलग आयोग हो और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग हो। बिल्कुल ही दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो 2003 में ये चीज लागू हुई और 2004 में ये आपके अस्तित्व में आ गई, यानी कि इंप्लीमेंट हो गई। ठीक है, इसके तहत जो भी काम दिया गया, जो प्रोसीजर दी गई, वो अपनाई जाने लगी, कहने का मतलब है ना। चलिए अब हेडिंग आते हैं अनुसूचित जनजातीय आयोग के कार्य क्या है। ठीक है, हेडिंग शुड बी अनुसूचित जनजातीय आयोग के कार्य। ठीक है, अनुसूचित जनजातीय आयोग के कार्य। देखिए जाहिर सी बात है, सिर्फ एक साधारण सी बात आप समझिए कि अगर ये आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाया गया तो उनके लिए क्या क्या कर सकता है?
या क्या क्या करना चाहिए, अपने आप से अगर खुद से सोचा जाए तो क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के जो लोग होंगे उनकी जो भी दुख तकलीफें या शिकायतें होंगी उनकी जांच पड़ताल करेंगे, उनके साथ अगर कुछ गलत व्यवहार हुआ है, उनके साथ जो भी कुछ हुआ है जो सही नहीं है उसकी जांच पड़ताल करेंगे, निरीक्षण करेंगे, है ना, उनको सलाह देंगे कि किस तरह से कार्य किया जाए। और तो और अगर जो भी उन्होंने किया होगा उसकी रिपोर्ट भी तो प्रस्तुत करेंगे, किसको करेंगे, राष्ट्रपति जी को करेंगे, निरीक्षण करेंगे, है ना। तो ये सारे काम कौन करेगा, आयोग ही तो करेगा, बना ही इसीलिए है ना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए तो बना है। तो क्या करेगा, जांच पड़ताल, ठीक है, निरीक्षण, सलाह देना, है अवगत कराना, अवेयर कराना, अवेयर जागरूक करना, है ना, जागरूकता फैलाना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना, ठीक है। ऐसे ही कुछ काम होंगे जो उनके लिए कराए जाएंगे, सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके हक को बनाए रखने के लिए ये सब चीजें की जाएंगी। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए कहीं ना कमजोर समझा गया है, वो कमजोर है, इसलिए तो उनके लिए एक स्पेसिफिक आयोग बन रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर वो कमजोर है तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत भी हो रहा होगा, है ना। देखिए प्राकृतिक तौर पे उनसे उनके साथ गलत क्या हो रहा है, कि वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हो सकता है कि अच्छा फसल उत्पादन ना किया जा सकता हो, जो प्रकृति ने किया। लेकिन अभी जब हम अवेयर हैं, हम सब जानते हैं कि देखिए हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो थोड़ा सा पिछड़ा रह गया है, ये पूरी तरह से पिछड़ा रह गया है और हमारे पास कुछ फैसिलिटीज हैं। तो वैसे हम मतलब सरकार का क्या फर्ज है कि उस हर व्यक्ति को जो किसी भी तरह से पिछड़ा रह गया और हमारे पास सुविधाएं हैं, तो अब क्योंकि हर नागरिक का अधिकार है कि उन सुविधाओं को प्राप्त करे, तो सरकार का क्या फर्ज है कि उन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाए, उन तक पहुंचाए। अब उनको पता है कि देखिए वो जंगलों में रह रहे हैं, वनों में रह रहे हैं, वहां पे उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सुविधा है क्या नहीं सुविधा है। तो उनको जागरूक कराया जाएगा कि भाई ये तुम्हारे अधिकार है, उनको सलाह दिया जाएगा कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, है ना। और जब ये सारी चीजें वो कोई शिकायत करते हैं, उन्हें सब कुछ भी दिक्कत हो जाती है किसी भी मैटर में, कोई नहीं हो सकता उन्हें कोई घपला पता चलता है कि हमने ये टीम बनाई थी इसके लिए काम करने नहीं हुए, तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा है ये बनाई गई, तो राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट भी तो सौंपेंगे कि भाई ये चीज हुई है, ये चीज नहीं हुई है, ये चीज हो सकती है, फिर उसमें और राष्ट्रपति से मॉडिफिकेशन करेंगे कि हाँ ये इस तरह के नहीं चला, यहाँ पे जो फैसिलिटी दी गई थी इससे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, यहाँ पे जो बनाया गया था, जो कुछ स्कीम्स बनाई गई थी ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उस पर अपने हिसाब से ध्यान देंगे कि इसको और कैसे मोटिवेट या कैसे और ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है ना, कैसे लोगों तक ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं, बाकी चीजें जो भी हैं। तो बेसिकली उनके भले के लिए, ये जाहिर सी बात है, ये तो अगर आयोग है, उनके नाम का आयोग है तो उन्हीं के लिए है, उनके भले के लिए है।